प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे थे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से यौगिकों की आणविक संरचना कैसे ज्ञात की जा सकती है, यौगिकों की शुद्धता का कैसे पता लगाया जाता है और यौगिकों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। उसी प्रकार से अणुओं की आकृति का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें हमने NO2 और CO2 अणुओं को लिया था और देखा था कि इन दोनों अणुओं की जो आकृति है वो समान नहीं होती, एक कोणीय होती है जबकि एक रेखीय होती है। और इसमें हम विभिन्न कंपन गतियों के आधार पर इनकी व्याख्या हम कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो लेक्चर में जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन है अगली वाली, उसका अध्ययन करेंगे। तो अगली हमारी एप्लीकेशन है किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध को ज्ञात करना, अर्थात उस यौगिक में हाइड्रोजन बंध होगा अथवा नहीं, इसको हमें ज्ञात करना है। तो किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध होगा अथवा नहीं, इसका अध्ययन हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एथेनॉल के आईआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें, जो कि एथेनॉल के CCl4 विलयन का स्पेक्ट्रम होता है, तो हम देखते हैं कि इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का अभाव है, अर्थात इसमें नहीं पाया जाता। अतः अधिकांश अणु एकलक यानी मोनोमर अवस्था में हैं और मुक्त OH तनन कंपन के कारण 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक निम्न तीव्रता वाली अवशोषण बैंड प्रदर्शित हो रही है। इसके विपरीत यदि हम देखें तो यदि एथेनॉल का द्रव अवस्था में आईआर स्पेक्ट्रम लिया जाए तो एथेनॉल के अणुओं के मध्य संलग्न प्रकार के अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण अणु बहुलकीय पॉलीमर संरचना बना लेते हैं, जिससे OH तनन कंपन 3333 सेंटीमीटर इनवर्स पर तीव्र अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार यानी कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन भी किया जा अभिक्रियाओं की बलगतिकी का अध्ययन भी किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक क्रिया के संपन्न होने में कुछ पुराने बंध टूटते हैं तथा कुछ नए बंध बनते हैं तथा कुछ माध्यमिक उत्पाद जो इंटरमीडिएट कहते हैं भी बनते हैं। अतः अभिक्रिया के समय यदि थोड़े थोड़े समय अंतराल पर अभिक्रिया मिश्रण का आईआर स्पेक्ट्रम लिया जाए तो अभिक्रिया की गति के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। इसी प्रकार बंधों के बल स्थिरांक को भी हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अणुओं के आईआर स्पेक्ट्रम की सहायता से उनके बंधों के बल स्थिरांकों का परिकलन किया जा सकता है और बंधों के बल स्थिरांक उनकी बंध सामर्थ्य के समानुपाती होते हैं। हम जानते हैं कि एक द्विपरमाणु अणु के लिए μ बार = 1/2 पाई C मल्टीप्लाइड √K/μ, जहाँ पर C प्रकाश का वेग है, μ बार कंपन की आवृत्ति है, μ हमारा जो रिड्यूस्ड सामान्य द्रव्यमान है और K बल स्थिरांक है। तो हमें K बल स्थिरांक को इस समीकरण के आधार पर कह सकते हैं कि K = 4 पाई स्क्वायर C² μ बार स्क्वायर μ, और इसके आधार पर K का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण को भी ज्ञात किया जा सकता है। समपक्ष एवं विपक्ष रूप का निर्धारण भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किया जा सकता है। इसी प्रकार इन स्पेक्ट्रमों की सहायता से बंध लंबाइयों का मापन एवं मुक्त मूलकों के अभिज्ञान का भी अभिज्ञान किया जाता है, उसके भी हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी द्विपरमाणु अणु का
जो कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम है उसको एक साइंटिस्ट था बोर्न ओपेनहीमर, उसने इसका अध्ययन किया और एक समीकरण भी दी जो कि बोर्न ओपेनहीमर समीकरण कहलाई। तो इन अणुओं के लिए बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन के अनुसार अणु बिना एक दूसरे पर निर्भर किए कंपन व घूर्णन गतियां स्वतंत्र रूप से करता है। हमने ये माना कि अणु हार्मोनिक दोलित्र है, अर्थात अणु की कंपन व घूर्णन गतियां मुक्त रूप से होती हैं। वह घूर्णन ऊर्जा की तुलना में कंपन ऊर्जा अधिक होती है। इस प्रकार कंपन व घूर्णन के कारण अणु की जो कुल ऊर्जा है ई टोटल, वो होगी हमारी ई टोटल इज इक्वल टू ई न्यू प्लस ई आर, यहाँ पर वाइब्रेशनल और रोटेशनल के लिए है। और यदि हम देखें मान तो ई न्यू जे इज इक्वल टू होता है हमारा बी मल्टीप्लाइड जे इंटू जे प्लस वन प्लस न्यू बार ई बी प्लस हाफ सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट द्वारा दे सकते हैं। तथा जो अहार्मोनिक दोलित्र के रूप में है उनको यदि हम ई जे का मान निकालें तो वो ई वी जे इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड जे इंटू जे प्लस वन प्लस न्यू बार ई मल्टीप्लाइड वी प्लस हाफ मल्टीप्लाइड वन माइनस न्यू प्लस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स होगी, जहाँ पर जे इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 तथा न्यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू